welcome everyone. You might have noticed when Shiralkar Saab came, I actually literally asked him to sit on this seat because I want to be on the right side of the law always. So that was a strategic placement. Friends, आज BDA का 2020 डेवलपर्स का ऐसे भी काम कर सकता है. And our guru of the industry, Tarun Bhai, architect Tarun Mota is here. Tarun Bhai, एक मिनट जरा please. So he is our advisor and a well-wisher for BDA, always there at all times for us. So Tarun Bhai, the issue was कि हर सेशन के बाद हमें लग रहा था पहला सेशन हुआ, फैंटास्टिक हुआ, इससे अच्छा नहीं हो सकता. दूसरा सेशन हमने उससे अच्छा किया. ऐसे 4 सेशन हो गए. लास्ट सेशन में हिरानंदानी साहब वाज हियर एंड द एंटायर पैनल ऑफ धुरंधर डेवलपर्स. एंड येस्टरडे वी डिस्कस के यार इससे अच्छा सेशन नहीं हो सकता. सो नाउ द चैलेंज फॉर यू पैनलिस्ट इज वी हैव टू मेक दिस इवन मोर इंटरेस्टिंग. प्रभु साहब, थैंक यू सो मच. यू एनलाइटेंड, यू स्पोक अबाउट राइट फ्रॉम 79A से लेके माइनॉरिटी मेंबर्स की आपने बात की. Stamp duty on PAA agreements you discuss, self redevelopment, deemed conveyance, amnesty scheme for OC, amnesty scheme on stamp duty you talked about, रेरा के कुछ बातें आपने की, stalled projects, वैदेही आकाश जजमेंट. एक्चुअली आपने बहुत सारा कवर कर लिया. एंड मेरी तकलीफ ये हो गई कि मैंने इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस रखे थे तो मेरा तो पूरा पेपर ऑलरेडी फूट चुका है. सो आई हैव टू इन्वेंट लॉट ऑफ क्वेश्चंस फॉर माय फ्रेंड हियर. So thank you for that. I will now start taking up questions for our panelists. सबसे पहले to our young architect friend योमेश भाई. Just a correction, I am a licensed surveyor engineer हूँ. Architect बोला तो कोई केस कर देगा मुझ पे कि I cannot call myself an architect under the Architects Act. I am a civil engineer and a lawyer also. So he is actually definitely on the right side of the law. Sir, for developers जो हमारे प्लान्स अप्रूव कराता है वो सब हमारे लिए आर्किटेक्ट है. एंड ही हैज़ अ फैंटास्टिक प्रैक्टिस इन द कॉर्पोरेशन एंड एनी कॉम्प्लिकेटेड फाइल आई हैव सीन हिम हैंडल फिनोमिनली वेल. सो ये बहुत सारे सोसाइटियों में कंफ्यूजन अभी भी है क्योंकि कन्वेंशनली हम लोग जो कारपेट एरिया कहते हैं फ्लैट के कि भाई हमारा कारपेट एरिया समझो 500 फुट है. अब ये नया टर्म जो रेरा आने के बाद आया कि रेरा कारपेट एरिया. सो व्हाट एग्जैक्टली, इफ यू कुड इल्यूमिनेट, व्हाट एग्जैक्टली इज द डिफरेंस बिटवीन कन्वेंशनली जो आज तक हम कारपेट एरिया कहते आए हैं और अब जो हम रेरा कारपेट कहते हैं. इफ यू कुड जस्ट स्पीक ऑन दैट. डेफिनेटली, सिंस सोसाइटी के लोग ज़्यादा हैं यहाँ पे, एक चीज़ फंडामेंटल, आप कारपेट एरिया अंडर मोफा एंड कारपेट एरिया अंडर रेरा का डिफरेंस को समझिए. जो मोफा कारपेट होता है उसको जेन्युइनली जहाँ हम कारपेट ले कर सकते हैं उसी को कारपेट कहते हैं. तो हमको दीवारों को सबको माइनस करना है. तो दीवार छोड़ के जो कारपेट ले किया जाता है वो कारपेट होता है, मोफा कारपेट होता है. इंसिडेंटली रेरा व्हेन इट वाज इंट्रोड्यूस, इट केम अप विद द रूल कि इंक्लूडिंग द इंटरनल वॉल्स, जो अंदर की दीवारें होती है, दे आर ऑल्सो पार्ट ऑफ द रेरा कारपेट. कॉन्सेप्ट ये था कि कल को दीवार किसी को तोड़ना है या बड़ा करना है तो उसी को भी कारपेट में लेना चाहिए. शायद उसी लिए कारपेट में लिया गया. इसके बाद एक चीज़ सोसाइटी ने ध्यान रखना चाहिए इज़ दैट व्हेन आपकी डेवलपमेंट के ऊपर ऑफर दिया जाता है आप लोगों को, तब आपका कारपेट मोफा होता है, क्योंकि रेरा कैलकुलेशन हुआ ही नहीं हुआ होगा, क्योंकि आपकी पुरानी इमारतें हैं. तो उसमें रेरा कारपेट नहीं, मोफा कारपेट के हिसाब से होता है. उसमें एक चीज़ और होता है कि उसमें एक 10% बालकनी तभी दिया गया होता है सबको, जो FSI के विपरीत था. इट्स बियॉन्ड द FSI, इट वॉज ऑलवेज फ्री ऑफ FSI. सो योर मोफा कारपेट वॉज एक्सक्लूडिंग द बालकनी जो होता है, दैट वॉज योर मोफा कारपेट. फिर भी सोसाइटी कैन अंडरस्टैंड कि उसको बालकनी के साथ कारपेट लेना है तो ले सकता है. बट फंजिबल जो मिलता है 35% वो बालकनी छोड़ के मिलता है, केवल FSI पे मिलता है. तो ये चीज़ याद रखिएगा. एंड इट इज़ वेरी नेसेसरी कि सोसाइटीज़ को ये जानकारी रखनी चाहिए, क्योंकि अगर आपके मोफा कारपेट के ऊपर आपको ऑफर दिया गया है और जो आपको प्रोडक्ट दे रहे हैं वो रेरा में है, तो आपका रेरा वाला कारपेट दीवार के साथ होगा. तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि इसमें डिफरेंशिएशन है, क्योंकि रेरा कारपेट मोफा से थोड़ा ज़्यादा ही होगा क्योंकि दीवार के साथ होगा. योमेश भाई, टू गिव एन आइडिया, लगभग कितना 4-4.5% का फर्क होता है? अराउंड दैट एवरेज. जनरली हम लोग कारपेट टू बिल्टअप जो मोफा बोलते हैं अराउंड 10 से 12% होता है मोफा में, जो दीवारें माइनस करेंगे.
और रेरा में वो जनरली काफ़ी कम हो जाता है, इट कम्स अराउंड 6%, 6 to 8% मे बी, डिपेंडिंग ऑन प्लानिंग, उस हिसाब से होता है. तो ये चीज़ हमेशा सोसाइटी ने ध्यान रखना है कि आपका एग्जिस्टिंग के ऊपर वो बोलेगा, समझिए आपका 1000 फुट मोफा कारपेट है, बिल्डर आपको बोल रहा है मैं आपको 25% दूंगा, और वो बोलेगा 1025 रेरा दे रहा है, तो आपको 1025 नहीं दे रहा है, वो आपको कम दे रहा है. तो इट्स गोइंग टू बी अ लिटिल लेसर. तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा. दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ differentiation between RERA carpet and MOFA carpet. I think that should answer. Yeah. So ये चीज़ आप सबको समझना जरूरी है. एंड डिफरेंस ऑफ कोर्स एज ही सेज प्लानिंग के हिसाब से होगा, एंड इट कुड रेंज फ्रॉम 4% टू इवन 5%, 5.5%. माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू शिरालकर साहब. सर, ये जो अग्रीमेंट्स हम ड्राफ्ट करते हैं एज डेवलपर्स, तो एक बहुत सारे इश्यूज होते हैं जो डेवलपर्स और सोसाइटी के बीच में एक तनाव क्रिएट करते हैं. इवन आफ्टर अपॉइंटमेंट ऑफ डेवलपमेंट, ऐसे जब अग्रीमेंट ड्राफ्टिंग पे आते हैं तो ये सब चीज़ें बाहर आती है, तब तक दिस इज नॉट डिस्कस्ड. एंड वन सच पॉइंट इज अबाउट डेवलपमेंट, आई मीन इन द टर्मिनेशन क्लॉज इन द डेवलपमेंट अग्रीमेंट. बिकॉज कोई भी डेवलपर नहीं चाहता कि टर्मिनेशन क्लॉज हो, और हर सोसाइटी चाहती है कि टर्मिनेशन क्लॉज हो, क्योंकि परफॉर्मेंस नहीं है तो उनके पास रिकोर्स क्या होना चाहिए. और ये चीज़ हमेशा एक इश्यू क्रिएट करती है. तो एज अ सॉलिसिटर, व्हाट इज योर एडवाइस? आई मीन, इज देयर एनी इन बिटवीन पाथ? इज देयर अ मिडल पाथ बिटवीन द टू सिचुएशंस? This is a very important and थोड़ा interesting question, because it has always been the focus of the society that they should have a termination clause in their agreement, and probably which is now known as a step-in clause, in the sense that if the builder fails, then they or many of the societies insist that there should be what is known as a step-in clause so that they can take over the project. Now this is a very area of great disturbance and can cause a lot of tension between the builders and the developers while negotiations. So, in so far as I feel, is that once a developer is appointed, the societies must first of all consider the credentials of the builders before appointing them. Of course, the exigencies of the situations, the emergencies can always create a problem in redevelopment, and the developers can or may fail. And in such situations, the societies can, instead of mentioning a clause for termination, also can rely upon one of the important provisions under Indian Contract Act, which is Section 34, which provides that every agreement is capable of being terminated if there is a failure or breach. So what I was saying was that in such a situation, the developers and the society can rely upon an important provision under Indian Contract Act, which is Section 34. Now, Section 34 provides that in case there is a breach, a party to an agreement can terminate the agreement. So even if there is no direct clause of termination in the agreement, the society can depend and can rely on that clause and terminate that agreement. So many a times developers do not agree for a termination clause for various reasons. One of the reasons is that they find it difficult to raise a finance from the banks if there is a termination clause. They also find it difficult to sell part of it is the step-in clauses. Now step-in clauses, if they are provided in the agreement, they are a source of, they can be a source of dispute, because ultimately the developers are not going to wait, or they are not going to take these things lying down. They may file suits, they may file arbitration proceedings. So ultimately these step-in clauses may remain on paper. It is not easy to implement them. Now the third aspect is that at present, with the provisions of RERA, with the provisions of the circulars for redevelopment, where the societies can have security in the form of bank guarantee, some flats which can be kept as a security, plus there is a possibility that plus there is a restriction in law and as per the RERA rules
that about 70% of the money they have to keep with the designated account. With all these regulations in force, it is quite, one can say that society is sufficiently secured from against such situations. So I hope this answers little Yeah. long answer I had to give, but I hope it satisfies. Yes, sir. Jayesh bhai, my next question is for you. And that is, of course, substantially, Prabhu Sahab touched upon that topic and left it for you. So now I'll directly come on to that. And वो है GST on redevelopment. ये हम सब के लिए it has been a major pain point. लेकिन ब्यूटी ये है कि अभी भी सोसाइटी मेंबर्स में और जनरल सोसाइटी में कंफ्यूजन है कि क्या जीएसटी जो हम एरिया फ्री उनको देते हैं, क्या जीएसटी उस पर लगता है, एप्लीकेबल है तो कौन से रेट पे एप्लीकेबल है. एंड समझो उनका 500 फुट का फ्लैट है और हम उसको रीडेवलप करके 700 फुट देके बनाते हैं लेट्स से, तो 500 फुट पे लगता है या खाली जो 200 फुट हम एक्स्ट्रा देते हैं सिर्फ उस पे लगता है. कैन यू प्लीज थ्रो सम लाइट ऑन दिस. हो रहा है वो ये सवाल जब तक 29 मार्च 2019 नहीं आया था तब तक एक सवाल था जिसका आंसर यस नो, और मेरी ओर से तो हमेशा नो ही आता है, कोई टैक्स नहीं लगता है करके. आफ्टर 29 मार्च 2019 एक फैमिली ऑफ नोटिफिकेशंस आया, 3 नंबर 4 नंबर से लेके 8 नंबर तक पूरा एक फैमिली था नोटिफिकेशंस का. और उसने जैसे बोलते हैं ना ब्लैक है या वाइट है या बीच में ग्रे है, तो उसने तो पूरे बाल ही निकाल दिए. देयर इज नथिंग ग्रे, देयर इज नथिंग ब्लैक, नथिंग वाइट. स्ट्रेट अवे दे इम्पोज सर्टन डिमिंग फिक्शंस कि जीएसटी लगेगा, वो भी पूरे एरिया के ऊपर लगेगा. आपका 500 है, एडिशन होके 700 मिल रहा है, 200 के ऊपर नहीं, पूरे 700 के ऊपर. कौन सी वैल्यू के ऊपर लगेगा? कोई कंस्ट्रक्शन कॉस्ट या वो नथिंग डूइंग. दे बोला जो मार्केट वैल्यू में वो बिल्डर बेच रहा है थर्ड पार्टी को, जो पहला ट्रांजेक्शन हुआ उसी बेसिस पे लगेगा, तो मार्केट वैल्यू पे लगेगा. सिर्फ वो लैंड का 1/3 का डिडक्शन. रेट ऑफ टैक्स क्या लगेगा? तो अगर जो अफोर्डेबल कैटेगरी में आते हैं तो 1%, और अगर जो आप नॉन अफोर्डेबल कैटेगरी में तो 5%. तो सीधा सीधा उन्होंने ऐसा बोल दिया. अभी इसमें ये एक मैं बोला कि जैसे एक्चुअल कोई आंसर अलग आ सकता था, बट नोटिफिकेशन से उन्होंने ये ऐसा क्लेरिफाई करने की कोशिश की. हालांकि विक्रम भाई, आई एम अवेयर, आप सब लोग भी अवेयर होंगे, विक्रम भाई और उनके साथीदारों ने मिलकर ये सारी नोटिफिकेशंस के ऊपर रिट पिटिशंस फाइल किया हुआ है बॉम्बे हाई कोर्ट में. एंड कुछ उसमें ये एक रिट पिटिशन तो है ही है, बट उसके अलावा भी अगर जो बिल्डर और सोसाइटी साथ में मिलके अमिकेबल सॉल्यूशन निकाले तो उसमें से कुछ रास्ता फिर भी निकल सकता है. बट बेसिकली टू आंसर योर क्वेश्चन, अगर जो मुझे स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधा आंसर देना है तो हाँ लगता है, फुल वैल्यू के ऊपर लगता है, फुल एरिया के ऊपर लगता है, और 5% सीधा सीधा लगता है. सो विच मीन्स के 700 स्क्वायर फुट लेट अस से के हम बोरीवली में प्रोजेक्ट करते हैं और इस एरिया का रेडी रेकनर रेट समझो 15,000 है, एंड पहला सेल एग्रीमेंट जो डेवलपर करता है 20,000 रुपया पर स्क्वायर फुट पे समझो एग्रीमेंट करता है, तो व्हाट यू आर ट्राइंग टू से कि 20,000 रुपया स्क्वायर फुट पे 5% गिन के दैट हैज टू बी पेड. ये अमाउंट रन्स इनटू लैक्स ऑफ रुपीज फॉर एवरी फ्लैट. एंड व्हेन यू लुक एट अ प्रोजेक्ट, ये हमारा पूरा का पूरा जो प्रॉफिट मार्जिन प्रभु साहब आजकल है वो 80% प्रॉफिट मार्जिन इसी में चला जाता है. सो ये एक बड़ी समस्या है. द ब्यूटी इज जयेश भाई, आज भी बहुत सारे डेवलपर्स, क्योंकि सोसाइटी इज अनअवेयर, ये इश्यू डिस्कशन में आती ही नहीं है. फाइनली जब डेवलपमेंट एग्रीमेंट सॉलिसिटर साहब के साथ बैठते हैं उस टाइम पे ये क्लॉज आ जाता है, छोटा सा क्लॉज, दैट स्टैम्प ड्यूटी जीएसटी इफ पेएबल विल बी पेड बाय द सोसाइटी मेंबर्स. एंड उस टाइम पे इतनी सारी जर्नी हो चुकी होती है कि देयर आफ्टर दे आर नॉट इन अ पोजिशन ऑफ चूजिंग, यू नो, इट बिकम्स सच अ कंटेंशियस इश्यू. तो इसलिए ये चीज हर सोसाइटी के हर मेंबर को जानना जरूरी है कि ये बहुत बड़ी इश्यू है. और आप अगर रीडेवलपमेंट अपनी सोसाइटी में
प्रमोट कर रहे हैं, अगर डिस्कशन चल रहा है, इसकी क्लैरिटी डे वन से होना जरूरी है. वेदर इट इज टू बी बोर्न बाय सोसाइटी मेंबर, इट इज टू सॉल्यूशन निकाला जा सकता है. मान लीजिए पहले से सॉल्यूशन नहीं निकाला है, आपके नॉर्मल डेवलपमेंट एग्रीमेंट बन चुके, कभी कभार तो क्या है, डर की वजह से ये झगड़ा ही क्यों करना, तो एग्रीमेंट में भी साइलेंट रहते हैं कि भाई कौन भरेगा. एज लॉन्ग एज द लायबिलिटी इज कंसर्न, लेट मी टेल यू कि जो लॉ है ना वो बोलता है जो सर्विस प्रोवाइडर है उसकी लायबिलिटी है, दैट इज द लॉ. तो बेसिकली सर्विस प्रोवाइडर इस दिस केस में जो आप बात कर रहे हैं उसमें बिल्डर डेवलपर है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है टू पे टू द गवर्नमेंट. हावेवर अगर जो एग्रीमेंट में पर्टिकुलर क्लॉज डाला जाए कि भाई ये दोनों मिलके 50-50 करेंगे, या फिर सोसाइटी मेंबर्स को ये बाकी सारी जगह तो फ्री में मिल रही है, तो एटलीस्ट जीएसटी बर्डन जो 5% है वो लोग बेयर करेंगे, तो एकदम क्लियर अगर जो प्रोविजंस है तो दैट लायबिलिटी कैन बी पोस्टपोन. तो पहले तो पे करना है और फिर आपको वो रिकवर करना है रीइंबर्समेंट के तौर पे. तो काफ़ी कुछ सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स भी इसके ऊपर आ चुके हैं. तो उसकी तरह आप कॉन्ट्रेक्चुअल लायबिलिटी से ये लायबिलिटी बोल सकते हैं कि भाई ये पहले पे करेंगे और फिर कलेक्ट कर सकते हैं सोसाइटी मेंबर्स से. वैसे हमारे जितने मित्र हैं यहाँ पे, हमारे डेवलपर्स, दे ऑल नो कि सोसाइटी के केस में ऐसा कभी होता नहीं है, पे तो हमारे ही जेब से करना पड़ता है. बट पॉइंट ये है कि ये चीज़ सोसाइटी को जानना बहुत ज़रूरी है, क्या सो दैट कभी कभी कैसा होता है कि कंपैरिजन होता है एक प्रपोजल का दूसरे डेवलपर के प्रपोजल का, और एक जन ने जीएसटी का अकाउंट किया है और दूसरे जन ने जीएसटी लिया ही नहीं है, तो ये दोनों कंपैरिजन बहुत गलत हो सकते हैं, मिसलीडिंग हो सकते हैं. सो दैट इज अ पॉइंट विच आई वांटेड यू टू क्लैरिफाई एंड थैंक यू फॉर क्लैरिफाइंग. शिरालकर साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर यू. सोसाइटीज में ऑफ कोर्स प्रभु साहब has again put me in a dilemma because he has partially answered that question. लेकिन उसी क्वेश्चन को मैं अलग तरीके से पूछूंगा कि हर सोसाइटी में हम देखते हैं कि नॉन कंसेंटिंग मेंबर होते हैं. हर एक सोसाइटी में 4-5 जन तो ऐसे होते हैं जिसको कुछ भी अच्छा नहीं करना है, उसको रीडेवलपमेंट भी नहीं करना है, मेंटेन भी नहीं करना है. ये मुझे लगता है यहाँ जितने बैठे हैं सबकी ये समस्या है. आई कैन शेयर लाफिंग देयर. एंड मेरा ऐसा अनुमान है कि अगर एक सोसाइटी सक्सेसफुली डेवलप होती है तो उसके पीछे 5 सोसाइटी है जो 4-4, 5-5 साल से जूझ रही है, और कोई ना कोई समस्या की वजह से हाफ ऑफ द टाइम इट इज दिस कपल ऑफ मेंबर्स. तो प्रभु साहब ने ये तो क्लैरिफाई कर लिया कि माइनॉरिटी मेंबर का कोई स्टैंडिंग आज की तारीख में नहीं, और हम सब ने देखा है कि इवन हाई कोर्ट, इवन सुप्रीम कोर्ट फॉर दैट मैटर, ये बहुत ही प्रोएक्टिव हो गए इस चीज़ पे. एंड 2-2 महीने में, कभी कभी 1 महीने में डिसीजन आ जाता है. बट आपका अनुभव कैसा है, मतलब हाउ लॉन्ग यू फील इफ व्हेन यू एडवाइज अ सोसाइटी और अ क्लाइंट, तो आपका अनुभव कैसा है कि ये पीरियड 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना, 1 साल, कितना टाइम खींचता है ये अगर इस किस्म की समस्या हो? ऑफकोर्स अज्यूमिंग कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ हैज बीन फॉलोड, अज्यूमिंग दैट डेवलपर हैज नॉट डन एनीथिंग रॉन्ग एंड द मैनेजिंग कमिटी ने जो पेपर वर्क करना है वो किया है. आफ्टर दैट हाउ डिफिकल्ट इज इट टू रिमूव देम? Yes, this is a very interesting question for this reason. हिंदी में नाउ सवाल ये है कि ये जो बाधाएं आती है इन रीडेवलपमेंट, क्योंकि कोई मेंबर कंसेंट नहीं करता है, तो उस कंसेंट ना करने की बहुत सारी वजह हो सकती है. एक वजह है कि उसको कुछ उसका पर्सनल एजेंडा है, कुछ डिस्प्यूट फॉर द सेक ऑफ डिस्प्यूट, और उसके कुछ डिमांड्स है विच आर अनरीजनेबल, और ही थिंक्स दैट दे आर बिकॉज ऑफ दैट खाली नहीं करे. 100 स्क्वायर फीट फ्लैट, दे वेंट आउट टू सुप्रीम कोर्ट, 55 days to be precise. We got orders both from the High Court and the Supreme Court that they should be vacated in a 3-week period. So एक उदाहरण सोसाइटियों को देना चाहते हैं कि आप बिल्कुल निश्चिंत होके ऐसे, अगर जेन्युइन इश्यू है तो उसको डेफिनेटली आपको एड्रेस करना चाहिए. अगर कोई मेंबर की समस्या है तो अल्टीमेटली ही इज वन ऑफ अस, तो यू कैनॉट इग्नोर दैट पार्ट. लेकिन अगर कोई
अननेसेसरी ऑब्स्ट्रक्शन डालते हैं, या कहीं लोग ऐसे होते हैं कि भाई हमको इतना परसेंट मिलेगा तो ही हम जाएंगे, ऐसे लोगों से आप बिल्कुल ना डरे एंड आप बेझिझक यू शुड मूव अहेड. हाँ, ऑफ कोर्स talk to the legal counsel, legal advice you take, do the proper procedure has to be followed, वो सब करिए. बट ये किसी के ब्लैकमेल में आप डरते रहोगे और 5 साल 6 साल 10 साल तुम्हारा काम रुकेगा, वो बिल्कुल फियर नहीं रखे अपने मन में. योमेश जी, नेक्स्ट वन फॉर यू. एक पहले सबके लिए बहुत इजी था, किसी ज़माने में FSI 1 था, उसके बाद TDR आया, फिर सबको समझ में आया कि FSI 1+1 होता है, 2 हो गया. उसके बाद सुबोध कुमार साहब आए, उसके पहले के पीरियड में FSI कुछ भी होता था, बट सुबोध कुमार साहब आए तो उसके बाद क्लियर हो गया कि FSI 2 + 35% फंजिबल मिलेगा, तो बेसिकली 2.7 हो गया. उस टाइम पे कंपैरिजन थोड़ा इजियर था बिकॉज सबको मालूम था कि FSI इतना है. अब ये जो नया DCPR आया साहब, उसके बाद देर इज़ अ कंप्लीट कन्फ्यूजन सोसाइटी के मन में, क्योंकि कंपैरिजन ऐसा होता है कि हमारे बिल्डिंग से 4 बिल्डिंग दूर दूसरा बिल्डिंग है, और उधर जो प्रभु साहब ने एग्जांपल दिया कि उधर उसको 40% दिया और हमारी सोसाइटी में 25% दिया. तो पहले तो मुझे ये समझाइए टू ऑल ऑफ अस कि FSI का नॉर्म अब क्या है. थोड़ा सा समय ज़्यादा लूँगा. इनफैक्ट प्रभु जी हैड ऑलरेडी मेंशन्ड, प्रभु सर, कि पहले जैसे FSI एक ही हुआ करता था 91 के पहले, जब एक FSI और अपने रोड का FSI. इनफैक्ट प्रभु जी मेंशन्ड कि कुछ लोगों का FSI ज़्यादा कंज्यूम हुआ है. बहुत सारे लोग लेआउट्स में रहते हैं, लेआउट के अंदर रोड किया गया है, उस रोड का FSI कॉरपोरेशन को 1970-80 में कभी हैंडओवर किया होगा, तो उसका रोड का FSI उस प्लॉट में यूज़ करने मिलता था. इसीलिए बहुत सारे प्लॉट्स में, सोसाइटीज़ के प्लॉट्स में, उनका 1000 मीटर के प्लॉट में ऑलरेडी उनका बिल्टअप एरिया 1400 होता है, किसी का 1200 होता है, किसी का कुछ और होगा. सेम थिंग जब रीडेवलपमेंट होता है तो 1000 मीटर का प्लॉट को पहले 2700 ही मिलना था. अगर 1400 वाले को 1400 दे दिया, उसके ऊपर उसको एरिया देंगे, तो बिल्डर के पास बचा केवल 600 का मीटर बचता था. तो फिजिबिलिटी नहीं होता है. ऐसे प्रोजेक्ट्स की फिजिबिलिटी आर नियरली इम्पॉसिबल. अभी इंसिडेंटली जो DCPR 2034 आया है, ये एक अलग चीज़ लेके आया है, रूल ही अलग हो गया है. 2018 12 नवंबर को ये सैंक्शन हुआ है. नाउ जिसके सामने जितना बड़ा रास्ता उसका उतना FSI ज़्यादा, मतलब दैट्स द वे इट इज़. 9 मीटर के रोड पे 2.7 ही है, और 12 मीटर के रोड पे 2.2 प्लस फंजिबल है. ये सबब्स की बात कर रहा हूँ, सिटी में थोड़ा सा ज़्यादा है इसमें सिटी का FSI, बट सबब्स प्राइमरीली हम we can restrict our discussion ओनली to टू suburbs. सबब्स. हाँ, सबब्स में 12 मीटर के रोड पे 2.2 प्लस 35% फंजिबल 2.97 होता है. सेम चीज़ फिर अगर 18 मीटर रोड जो 60 फुटी रोड होता है, उसमें 2.4 प्लस फंजिबल होता है. और जैसे हम जो रोड से अभी आए 90 फीट रोड है या 27 मीटर का रोड है, SV रोड है, लिंकिंग रोड है, ये रोड्स पे 2.5 प्लस फंजिबल होता है. तो ऑब्वियसली जो 1000 मीटर के प्लॉट में जो 1000 मीटर वाला SV रोड को टच है, उसका FSI 2500 प्लस फंजिबल होने वाला है. तो बिल्डर उसको ज़्यादा देगा, बिल्डर वहाँ ऊंची बिल्डिंगें बनाएगा. उसमें भी कॉर्नर प्लॉट वाले के उसकी प्लानिंग के अलग बेनिफिट होती है. बीच वाले प्लॉट में 500 मीटर का प्लॉट होगा तो उसकी बिल्डिंग शायद बेटर नहीं बैठेगी, वही अगर 1000 मीटर का प्लॉट होगा तो उसकी बिल्डिंग बेटर बैठेगी. सो ऐसे बहुत सारे छोटे बड़े फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से आप सोच सकते हो कि एक बिल्डिंग जो आपके बगल में ही होगा, लेकिन आपका 500 मीटर प्लॉट होगा, उसका 1000 मीटर प्लॉट होगा, उनको 40% दिया है, आपको 25 दिया है, क्योंकि बिल्डर 500 मीटर में शायद फिजिबिलिटी बना नहीं पा रहा है, और शायद आप 12 मीटर के रोड पे हो, वो 27 मीटर 90 फीट रोड पे होगा. सो ऑल दीज फैक्टर्स आर नेसेसरी. हैविंग सेड दैट, मैं सोसाइटी से एक्चुअली विनम्र निवेदन करना चाहूँगा कि भाई दूसरों के साथ कंपेयर मत करो. हमको सूल से ही कहा जाता है कि बाजू वाले का पेपर मत देखो, अपना पेपर प्रॉपर लिखो. सो आई थिंक यू शुड डू योर ओन फिजिबिलिटी. ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर प्लॉट की एक फिजिबिलिटी होती है. उसके प्लॉट में उसने कितना FSI कंज्यूम किया है, उसको कितना FSI मिलने वाला है, और वो जो FSI मिलने वाला है उसको बिल्डर को कितने में मिलके वो कितने में बेचेगा, और उससे वो बिल्डिंग बना पाएगा कि नहीं. तो ये प्राइमा फेसिया जो प्रॉब्लम्स चलते हैं, जो बिल्डिंगें खत्म नहीं होती है, जो प्रोजेक्ट रुकी पड़ी है, बिकॉज कहीं ना कहीं इसमें सोसाइटी का लालच भी होता होगा, कहीं कहीं बिल्डर का लालच होता होगा. तो ये सारे मिक्स चीज है. बट यू शुड बी वेरी केयरफुल कि आप अपने खुद के प्लॉट का डेवलपमेंट का पोटेंशियल फिजिबिलिटी चेक करिए कि आपके 10,000 फुट के प्लॉट में अगर बिल्डर आपको 10,000 फुट दे रहा है,
और उसके बाद टोटल प्लॉट का पोटेंशियली 25,000 फुट है, तो भाई बिल्डर बिल्डिंग बनाएगा कैसा? ये तो आपने डे 1 समझना चाहिए। लेकिन नहीं, फिर भी सोसाइटी को मिल गया ना, 10,000 मिल रहा है, हमको क्या करना है, बाकी बिल्डर देखेगा। बिल्डर कुछ नहीं देखेगा, वो 5,000 फुट बेच के अपना मर्सिडीज लेके चले जाएगा। सो यू बी वेरी केयरफुल दैट विच बिल्डर यू चूज, इट इज वेरी वेरी नेसेसरी। आइडियली यू शुड चूज दोज डेवलपर्स हु हैव कंप्लीटेड प्रोजेक्ट्स, जिन्होंने ओसी डिलीवर में, विक्रम भाई बोल रहे थे कि इनफैक्ट ये तो एक छोटी सी बात है एफएसआई के बारे में, बट अभी ये दहीसर में एक रडार का मैटर शुरू हो गया है। अगर आपका प्लॉट दहीसर में है तो आपको केवल 32 मीटर बिल्डिंग मिल रहा है, और वही अगर कांदिवली में तो आप 120 मीटर बना सकते हो। तो ऑब्वियसली फिजिबिलिटी का तो धज्जियां उड़ गई है कि अगर आप 7 माले का बिल्डिंग बनाएगा तो बिल्डर फिजिबिलिटी कैसे करेगा रीडेवलपमेंट में। वही अगर वो 20 माले का बिल्डिंग बनाएगा तो उसके प्लॉट का फिजिबिलिटी बेटर होता है। सो ऐसे बहुत सारे छोटे बड़े फैक्टर्स होते हैं। सो एक सैक्रोसैंक लॉ नहीं है कि सोसाइटी को कांदिवली में है तो 25% तो मिलना ही चाहिए, ऐसा कोई रूल नहीं होगा। आपके प्लॉट के बराबर बगल वाले प्लॉट अगर वो कॉर्नर प्लॉट है तो हो सकता है सोसाइटी वाला उस बिल्डर उसको ज्यादा दे, अगर आप बीच में हो तो आपको कम दे। सो दिस इज अ वेरी क्लियर कट रूल। फिर भी अगर आपको ऐसा मतलब बेंचमार्क कर सकते हो, लेकिन आपके खुद के प्लॉट का स्टडी जरूर करिएगा, बिकॉज ये बहुत जरूरी है। नहीं तो ये प्रोजेक्ट आगे जाके कहीं जब मार्केट ऊपर नीचे हो जाता है तो ऐसे प्रोजेक्ट्स जो लालच के इसमें ज्यादा आपने सोचा बिल्डर भी खुश होकर ज्यादा देता है, वो प्रोजेक्ट सबसे जल्दी रुकने की संभावना है। सो बी वेरी केयरफुल ऑफ व्हाट योर सोसाइटीज पोटेंशियल इज बिफोर आप पोटेंशियल समझिए, उसके बाद ही डेवलप करिए। Thank you. Shiralkar Saab, the next one is for you. 79A, Prabhu Saab of course mentioned that it's not mandatory. लेकिन let us assume a case, क्योंकि ऐसे बहुत सारे केसेस हैं कि सोसाइटी ने प्रोसेस फॉलो की, पब्लिक नोटिस दी, 79A फॉलो किया, डेवलपर को अपॉइंट किया और उनको 79A के जरिए एनओसी भी दिया, एलओआई दिया, लेकिन उसके बाद सिचुएशन चेंज्ड फॉर वट एवर रीज़न। और ऐसे बहुत से केसेस हैं 5 साल, 6 साल, 7 साल उस डेवलपर ने परफॉर्म ही नहीं किया। उनकी खुद की समस्या हो सकती है, सोसाइटी की कभी कभी समस्या होती है, कोई मेंबर अड़ जाता है कि मैं खाली नहीं करूंगा, तो डेवलपर विल से कि एक काम करो, खाली नहीं करना तो आप बैठे रहो, मेरे दूसरे प्रोजेक्ट पे ध्यान देता हूं, जब खाली करेंगे तब देखेंगे। और वो फेज जब एक बार निकल जाता है टेम्पो, तो डेवलपर इज नॉट इंटरेस्टेड आफ्टर सम टाइम। तो ऐसे केसेस में हमने महसूस किया है कि सोसाइटीज गेट कंप्लीटली स्टक बिकॉज दे आर वरीड कि अगर किसी और डेवलपर के पास जाएंगे तो ये डेवलपर कोर्ट में जाएगा, हमारा केस 10 साल खींचेगा। ऐसे सिचुएशन में आपका क्या अनुभव है, क्या रास्ता निकल सकता है? क्या सोसाइटी अगर डेवलपर कोऑपरेट ना भी करे तो क्या उसको टर्मिनेट, एग्रीमेंट भी नहीं हुआ है, सिर्फ 79A हुआ है, तो कैन दे गो फॉर अ न्यू डेवलपर? और वो प्रोसेस कितना डिफिकल्ट है, और वो जो फियर है कि वो जूना डेवलपर परफॉर्म ना करते हुए भी उसको रोक पाएगा, वो फियर कितना जायज़ है? ये तो थोड़ा कॉमन सा प्रॉब्लम हो रहा है आज तक, और उसकी वजह है कि सोसाइटी के मन में एक डर सा बैठा है कि अगर हमने एक बार डेवलपर को सिलेक्ट कर दिया, अपॉइंट कर दिया, 79A प्रोसीजर फॉलो किया और उसको एक लेटर ऑफ इंटेंट उनको डेवलपर्स को दे दिया, तो उसके बाद में हम उसके साथ कि वो जो लेटर ऑफ इंटेंट है या MOU है उसमें साफ तरीके से लिखना चाहिए कि ये केवल एक इंटेंशन टू एग्री है, एग्रीमेंट नहीं है, और एक समय का पाबंदी रखनी चाहिए उस लेटर ऑफ इंटेंट में या MOU में कि अंदर उस समय के अंदर डेवलपमेंट एग्रीमेंट रजिस्टर और स्टैंप होना चाहिए, फाइनलाइज होना चाहिए दोनों के बीच में। अगर ये नहीं होता है तो सोसाइटी ने अपने पास वो लेटर ऑफ इंटेंट विड्रॉ या कैंसिल करने की उस लेटर ऑफ इंटेंट में प्रोविजन रखनी चाहिए। अगर ये प्रोविजन साफ तरीके से लिखी होगी तो सोसाइटी का काम आसान होगा, वो जरूर रिवोक कर सकते हैं, और उसके बारे में वो डर मन से निकालना चाहिए कि वो दूसरा कोई डेवलपर अपॉइंट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि डेवलपर शायद उसके बाद में भी कोर्ट जा सकता है, कोर्ट में जाने से कोई किसी को रोक नहीं सकता है, लेकिन उसको बहुत कम चांसेस है कि उसको कुछ ऑर्डर फेवरेबल
डेवलपर को मिले अगेंस्ट द सोसाइटी, अगर केवल लेटर ऑफ इंटेंट है और 79A खाली प्रोसीजर हुआ है, डेवलपमेंट एग्रीमेंट नहीं हुआ है, तो चांसेस ऑफ गेटिंग एनी फेवरेबल ऑर्डर्स टू द बिल्डर आर मिनिमल. So society should, according to me, consider this and ensure that the letter of intent is properly drafted. The resolutions which are drafted prior to issuance of letter of intent, जिसमें ये अपॉइंटमेंट किया जाता है, वो रेजोल्यूशन में भी ये बात नमूद करनी जरूरी है. मेरे ख्याल से इज दैट ओके. सोसाइटीज़ को यहाँ पे एक जस्ट एक पीस ऑफ एडवाइस कि जो भी डॉक्यूमेंटेशन आप करते हो, प्लीज़ इंश्योर कि आप किसी लॉयर के थ्रू ही करें और क्लैरिटी से करें, ताकि अननेसेसरी आप कहीं फंस ना जाए. मैंने बहुत सारी जगह पे देखा कि सोसाइटीज़ वांट टू सेव मनी ऑन द लीगल फीस, ऑन द ऑल दोज फीस, यू नो. तो ये चीज़ आपके हित में है, वो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट इट इज़ टेकन केयर ऑफ. एंड इफ़ इट इज़ टेकन केयर ऑफ, 100% आपको 79A हो जाने के बाद भी अगर नॉन परफॉर्मेंस है किसी डेवलपर का, तो वो भी आपको कहीं भी रीडेवलपमेंट करने से रोक नहीं सकते. तो ये चीज़ पे भी आपको बेझिझक आगे जाना चाहिए. ये डेवलपर्स का मंच है, लेकिन आपको नहीं लगना चाहिए कि हम खाली डेवलपर्स की बात कर रहे हैं. तो दिस इज़ वाई दिस इज़ अ बैलेंस्ड अप्रोच. वी आर टॉकिंग ऑन बोथ द साइड्स. माई नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू यू जयेश भाई. जीएसटी से बचने के लिए लोग कई तरीके ढूंढ रहे हैं और आप भी काफ़ी लोगों को प्रोत्साहित करते हैं तरीके ढूंढने में. वन सच अप्रोच इज सेल्फ रीडेवलपमेंट. एंड ऑफ कोर्स जैसे प्रभु साहब ने बोला कि इस वक्त सेल्फ रीडेवलपमेंट में फाइनेंसेस बैंक्स आर नॉट प्रोवाइडिंग, बट अज्यूमिंग कि फाइनेंस का बंदोबस्त हो भी जाए, तो हमारा सबका मानना ये था कि सेल्फ रीडेवलपमेंट में जीएसटी नहीं लगता है, बिकॉज आप किसी डेवलपर को सर्विस प्रोवाइडर के हिसाब से आप अपॉइंट नहीं कर रहे हैं. आप खुद सोसाइटी अपना बिल्डिंग डेवलप कर रही है और सोसाइटी ही अल्टीमेटली वो फ्लैट्स सेल करती है उसी के नाम पे, भले कोई कॉन्ट्रैक्टर हो या कोई डीएम मॉडल में डेवलपर हो. ऐसे अगर मॉडल में एग्रीमेंट किया जाए और सेल्फ रीडेवलपमेंट किया जाए, तो क्या जीएसटी से हम बच सकते हैं कि नहीं? एक होगा आंसर टू अ क्वेश्चन और दूसरा होगा सॉल्यूशन. अब पहले आंसर. हाँ. सो आंसर इज लाइक आत्मनिर्भर. हम लोग बात करते हैं कि भाई खुद ही आपने सोसाइटी का रीडेवलपमेंट किया वगैरह वगैरह. तो देयर इज नो क्वेश्चन, इन ऑर्डर टू लेवी जीएसटी 2 आदमी तो चाहिए ना, एक देने वाला सर्विस, एक लेने वाला. यहाँ तो सोसाइटी खुद ही रीडेवलप कर रही है, तो किस चीज़ का जीएसटी? ये डिबेट काफ़ी टाइम से चल रहा था. लकीली इन 2019 मार्च 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता क्लब लिमिटेड में ये डिसीजन दे दिया कि ना तो सर्विस टैक्स ना जीएसटी, कुछ भी नहीं लगेगा. मार्च 2019 यानी जीएसटी लॉ आने के बाद का जजमेंट है, वो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कोलकाता क्लब में. तो ना तो सोसाइटी मेंटेनेंस पे मेंबर्स को टैक्स भरना है, ना सोसाइटी अगर रीडेवलपमेंट करती है तो टैक्स भरना है. या मार्च 2019 की फरवरी 2021 आता है, 1 फरवरी 2021. एंड यू नो क्या होता है 1 फरवरी को? बजट. ओके. एंड बजट में ये प्रपोजिशन लाया गया कि जीएसटी लगता है सप्लाई के ऊपर. तो सप्लाई का डेफिनेशन विथ रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2017 वो अमेंड किया गया. क्लॉज AA डाल के उसमें अमेंड किया गया कि भाई अगर जो उसमें वर्डिंग्स ऐसे अनइनकॉर्पोरेटेड ऑर्गेनाइजेशन या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वगैरह ऐसे वर्ड्स हैं, अनइनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन, बट आप हिंदी में समझ लीजिए कि अगर जो सोसाइटी अपने मेंबर्स को कुछ भी बना के देती है तो उसके ऊपर भी जीएसटी लगेगा. दिस इज आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट गेट दिस पॉइंट. ये मतलब आपका सोसाइटी अगर जो खुद सेल्फ रीडेवलपमेंट कर रहा है तो भी आप जब सोसाइटी आपको PAA साइन करके देगा तब भी आपको जीएसटी लग सकता है. दिस इज क्लियर प्रोविजंस ऑफ द लॉ. सेक्शन 7 हैज बीन अमेंडेड. अभी ये आंसर की बात हुई. आंसर क्या होता है कि भाई आपने सवाल पूछा, मैंने चौपड़ी खोला जीएसटी का और आपको आंसर दे दिया. दैट इज वन वे.
सेकेंड इज लाइक सॉल्यूशन. ये है सिचुएशन, मे बी इट कुड बी इवन योर बिल्डर लेड डेवलपमेंट या सेल्फ रिडेवलपमेंट. जैसे विक्रम जी ने ऑलरेडी एलिगेशन लगा ही दिया है कि भाई टैक्स बचाने में हम लोगों को इन्वोक करते हैं, प्रोवोक करते हैं. तो वो बात सही है, आई टेक दैट एलिगेशन. हाँ, ये हमले की जवाबदारी ये आतंकवादी संस्था ले रही है. तो उसमें जो है, अगर जो प्रॉपर जीएसटी का सॉल्यूशन देखा जाए तो उसमें भी रास्ता निकल सकता है, चाहे बिल्डर लेड रिडेवलपमेंट हो या सोसाइटी का सेल्फ रिडेवलपमेंट हो, या तो एटलीस्ट उसको मिनिमाइज बहुत हद तक किया जा सकता है. बट अगर जो कोई ये समझ दे कि भाई बिल्डर को नहीं लेके आते हैं और कुछ ऐसा डीएम मॉडल वाला कुछ करते हैं प्रोग्राम, तो दैट इज नॉट गोइंग टू वर्क. लॉ हैज बीन अमेंडेड. तो आपका कहना ये है कि अगर ऐसा कुछ हो तो आप लोग मेरे पास आइए. मेरे पास नहीं, और किसी के पास भी जाइए, बट आप खुद पढ़िए. मतलब इट शुड. थैंक यू. नो, इट वाज ऑन अ लाइटर नोट जयेश भाई. नाउ हमने इतने समय बोला, लेकिन मुकुंद भाई उधर कब से इंतजार कर रहे कि मेरा नंबर कब आएगा. तो मुकुंद भाई, नाउ मुकुंद भाई was part of he was heading the development committee of society called Datta Ramanan Society. हमने within our committee members we talked about कि भाई कोई एक सोसाइटी हम ऐसी केस लेते हैं जिसके ऊपर सब बलाएं आई और वो सब बला के ऊपर वो लोग आगे निकल आए. तो ऐसा एक केस इनकी सोसाइटी का है. तो एक सक्सेसफुली ये सब सिचुएशंस आप लोग पार कर चुके हैं. तो आई वुड लाइक कि आप अपने कुछ एक्सपीरियंसेस शेयर करें, एंड इन अ वेरी क्विक दिस थिंग, इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड, बिकॉज नाउ देयर आर, आई थिंक वहाँ से इशारे आ रहे हैं कि बहुत सारे क्वेश्चंस लेके खड़े हैं चिराग भाई. एंड या, सो वील हैव टू टेक क्वेश्चंस आल्सो फॉर आवर पैनलिस्ट. सो वेरी क्विकली टेल अस कि आपकी सोसाइटी में इनिशियली क्या प्रॉब्लम्स हुए थे और कैसे कैसे उस प्रॉब्लम में से आप बाहर आए. आप थोड़े थोड़े बोलेंगे, मैं बीच बीच में आपको पूछते रहूंगा. Sir, one of the योर इश्यू स्टार्टिंग विथ पीएमसी. yeah. And one request, we will not name any professional, we will not name anybody in that process. We don't want to name any professional, good or bad. Exactly. But unfortunately, whosoever we have met, the experiences are true. So even if they want to challenge us, we have enough evidential proofs इनके अगेंस्ट के हम लोग उनको बोले कि आपने ये गलत काम किया है. एनीवे, आई डोंट वांट टू गो इनटू अ रॉन्ग डूइंग्स. वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आई वुड सजेस्ट टू, इफ यू डोंट माइंड हिंदी में बात करते हैं. सो सभी सोसाइटियों को मैं एक प्यार का सलाह देता हूं कि जो यश भाई ने बोला कि फिजिबिलिटी स्टडी ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कोई भी सोसाइटी के लिए. और उसके एक पहले स्टेप है कि ये फिजिबिलिटी स्टडी करने वाली इंस्टीट्यूशन जो है, वेदर इट इज आर्किटेक्ट और पीएमसी और इंजीनियर और सो कॉल्ड इनटू इन्वर्टेड कॉमर्स एक्सपर्ट, आप उसकी क्रेडेंशियल चेक करिए. बिकॉज आप में किसी को भी शायद पता होगा, शायद पता नहीं होगा कि प्रॉपर्टी कार्ड इन वर्ड्स एंड प्रॉपर्टी कार्ड इन फिगर्स, देयर कैन बी अ डिफरेंस. एंड इफ देयर इज अ डिफरेंस, then the property card in words prevail upon the property card in figures. ये you ask us कि इसमें का टेक अवे क्या है. आज तक हम क्या सीखे ये प्रोजेक्ट से? ये पहली बात सीखे कि प्रॉपर्टी कार्ड इन वर्ड्स इज द फाइनल सैक्रोसेंट थिंग जो अपने सोसाइटी के बारे में अपने को मालूमात होनी चाहिए. और आपके केस में वो दोनों अलग थे. सर अलग थे, ये आज बोलना ठीक है, बिकॉज आई एम टॉकिंग ऑफ लुकिंग एट द हाइंडसाइट. मुझे तो पता ही नहीं था. करेक्ट. मुझे तो पता था प्रॉपर्टी कार्ड लेके आने जाइए, पैसे भरिए, 500 रुपया एक कार्ड का होता है, समझो 40 कार्ड्स है मेरे, एक प्रिंट आउट लेके आइए, ये प्रॉपर्टी कार्ड है. इट इज द ड्यूटी ऑफ द कंसर्न पीएमसी आर्किटेक्ट टू एंश्योर कि जो सीएस प्लान आता है वो
और सच में फिजिकल बाउंड्रीज जो सोसाइटी में होती है वो चेक करके ये पता करें कि आपकी सच में एरिया क्या है और प्रॉपर्टी कार्ड या सीटीएस के हिसाब से आपकी एरिया क्या है. बिकॉज द प्रॉब्लम स्टार्ट्स फ्रॉम देयर. इफ यू ओवरलुक दिस प्रॉब्लम यू हैव इट फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ. करेक्ट. सो इन योर केस वो फिजिबिलिटी में इनिशियल स्टेज पे वो किया नहीं था एंड यू आर नॉट अवेयर. तो वी मस्ट नो कि व्हाट इज इन इट फॉर मी. ये सबसे अहम बात है. तो पीएमसी का क्रेडेंशियल चेक करना भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि किसी के वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं हो, कोई और गुमराह करने की वजह से आपको कोई गुमराह नहीं कर रहा हो. ऑल दैट. सो आई नो फ्रॉम हिम कि ये सब उनके साथ हुआ है. सर टेल अस, आपके केस में बहुत सारे मेंबर्स नॉन कंसेंटिंग हुए थे. सर उसकी वजह भी ये पीएमसी का अपॉइंटमेंट से थी. ओके. क्योंकि न अगर हमारे पीएमसी उस टाइम के हमको मिसगाइड करते या गाइड नहीं करते थे या गाइड करते थे, अगर ये क्लैरिटी होती तो शायद वो प्रॉब्लम ना होता. शायद वो प्रॉब्लम जाता था. सो आपके केस में डेवलपर जब तक अपॉइंट हो रहे थे तब तक दे वर विथ यू. या दे ऑल वेर विथ अस इवन एट द टाइम ऑफ अपॉइंटिंग द डेवलपर. ओके. एंड वन मोर पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, इनकी सोसाइटी में देयर वर एनक्रोचमेंट, राइट? टेल अस अबाउट दैट. क्लासिक केस 4,500 मीटर का प्लॉट था. उसमें पहले तो 6 झोपड़ियां थी, वो बन गई 19. टिपिकली बिकॉज कोई भी मिडिल क्लास आदमी होता है ना, वो एनक्रोचमेंट निकालने के लिए कोई इनिशिएटिव नहीं लेता है. देयर इज ऑलवेज अ एपैथी. क्या बोलते हैं एक फियर भी है कि हम क्यों पंगा लें. वो सामने वाला झोपड़ी वाला आके मारेगा मेरे को, ऐसे भी लगता है ना. हाँ, एग्जैक्टली. व्हेन आई एम अ सेक्रेटरी. एग्जैक्टली. तो नहीं होता है. एंड दे टिपिकली बीइंग ऐसे होता है ना कि 100 फुट है ना, 200 करो, 200 का 400 करो. जैसे आज पूरे मुंबई में हुआ है. झोपड़ी ग्राउंड फ्लोर होती है, फर्स्ट फ्लोर होती है, सेकेंड फ्लोर होती है, शायद पॉसिबल होगा तो 5th फ्लोर भी करेंगे. गवर्नमेंट उनके साथ है, हम तो उनके साथ नहीं रह सकते थे ना, बिकॉज दे वर इलीगल ऑक्यूपेंट्स. सो व्हेन यू डिड योर रीडेवलपमेंट, इनको भी अकोमोडेट करना था या क्या? व्हाट वाज योर ब्रीफ? That was the precondition that the society has kept, that whosoever is the developer we select, he will take care of all these people only by paying money. ओके. Period. सो उनको पैसा देके वहां से निकालना था, सेटल करना था. वो हमारे सोसाइटी में नहीं चाहिए. सो ये भी एक काला दाग था आपके केस में. Second, we were a part of the funnel in the विले पार्ले ईस्ट एयरपोर्ट एरिया. सबका सब प्रभु साहब ने एक एग्जांपल दिया रिगार्डिंग रीसेंट जजमेंट इन नॉन कंसेंटिंग मेंबर्स. वी हैड अ वेरी रिस्पेक्टेबल जज जिसके पास हमारा केस था, शाहरुख काथावाला जी. एंड इट वाज अ लैंडमार्क जजमेंट, रिपोर्टेड जजमेंट, आई थिंक ऑन 13 सितंबर or 16 September 2013. There was a headline in Times of India जहां पे टाटा सिंगापुर एयरलाइंस का मेंशन था. That was also a news in the front page. उसके बाजू में काथावाला साहब का जजमेंट था, माइनॉरिटी cannot dictate terms to majority, says Justice Kathawala. Believe me, that was your society. It was Dattanamanan Society. It is a reported judgment. And we are very proud that our developer, our lawyers, we all were together. हमको एक piece of information दिया गया by our drafting lawyer and advising lawyer, Prasanna Sarpotdar ji. I can name it because he is a very respected person. He said, जब भी आप developer appoint करते हो, don't think that you are playing IPL के मुंबई इंडियंस वर्सेस कलकत्ता नाइट राइडर्स. नो, यू आर पार्टनर्स. अनलेस इट इज अ जॉइंट वेंचर, द वेंचर विल नॉट बी सक्सेसफुल.
So he is your partner. What you are contributing is your land and your everything, and what he is contributing is the money, his expertise in building, constructions, and everything. Fantastic. This is the spirit, and I think we must salute such professionals. Absolutely, sir. We salute our developer. We salute our lawyers who advised us. We also salute all our members Who stood? who completely stood by the managing committee and the development committee and supported us throughout the process. ये one of the few societies है जिधर कितने कंसेंटिंग 120 members में से there were 27 non-consenting members. और ये लोग कोर्ट में भी गए. सर ये हाई कोर्ट में गए. काथावाला साहब का जजमेंट था they should be thrown out using police force within 15 days. They kept us misguiding for those 15 days what they get to go into appeal. They went into appeal on the 14th day. On the day, स्टैंडर्ड टेक्निक है ये. हाँ. standard technique. They went into a appeal with Dr. Dhananjay Chandrachud and MM Sonak. That was the bench. Just for your information, High Court में if somebody wants to एक challenge करना है order को तो double bench के पास जाना पड़ता है. So that was this, and you're Sir, I think fortunate to get somebody like Justice we were Chandrachud. lucky. Strategically, all our moves were going in the right direction, and ours was the last judgment Dr. Chandrachud delivered in Mumbai High Court. बाद में वो सुप्रीम कोर्ट गए. 3rd October 2013, he delivered the judgment, and that's it. From 4th of October, he joined in Allahabad High Court. Oh wow. So we were lucky enough. He suspended all the board for the day and said, I will hear only this case, and upheld the judgment of the single judge, saying that within 15 days, if these people don't vacate, just throw them out using police force. And after that, your developer, sorry, there was something about the fungible, or what was that? Sir, fungible ka point, arithmetic calculations and all this are bound to be there. So just to tell you, ये सब development agreement हो जाने के बाद, I think at that stage they realized, योमेश भाई, कि जो physical area है is much lesser, and then the whole proposal had to be revised. Sir, non-consenting members went to such an extent, after the building was ready, and we were in the process of getting the occupation certificate, they instigated the society next to us and insisted that they complain to the authorities कि इधर एरिया का अभी भी प्रॉब्लम है. It is like sitting on the tree and trying to cut the tree itself. And finally, what happened? उनको possession. Finally, truth prevails. It took some time. It took some agony, some efforts, some money, whatever. But one thing truth prevails. that has to prevail, and one interesting thing, this is one of the rare societies जहां ये dissenting member से ये लोग ने possession लेने से पहले उनसे पैसा वसूला है. Sir, how much is the amount? Sir, कुलाबावाला साहब के पास ये गया, and our society and our managing committee was very prudent. A typical clause developer puts that I will get into a possession of the society or the buildings only after all the members vacate the plot. 97 members vacated, 23 did not vacate, 27 did not vacate, and the date of possession after this court matters, it went almost by 1.5 years. Obviously, as per the development agreement, the date of possession to the builder was only when 120 members had to hand over the possession through the court receiver. Okay. The developer was kind enough that he gave us the rent right from day one. But We must clap absolutely for somebody who's done this. and I can name them: Disha Constructions, Villeparle East. And he is the one who's holding
right behind holding your questions in his hands Yeah. and waiting to answer them. Chirag I bhai, mean, please even raise if- your hand. Even if somebody says that you should not name, I will name. Disha Constructions had done an excellent job, right from giving us rent, corpus, building, you can say fighting all the litigations, handing over complete building with occupation certificate. It's a big deal. And all to all, to help our non-consenting members, came the government also. A law came which was EWS, the law for reservation of economically weaker section. Now, obviously we were stunned that after all these difficulties, सब खत्म होने के बाद अभी बिल्डिंग चालू है और गवर्नमेंट बोल रही है कि एनी प्लॉट विच इज 4000 मीटर के ऊपर है उसमें 20% का रिजर्वेशन आएगा. नवंबर 2013 को ये Correct. नोटिफिकेशन. We went from pillar to post. We wanted to address it for ourselves. Of course, there were a group of societies, some political parties who were helping us to get an amendment in place. We were fortunate enough that the earlier government, led by Devendra Fadnavis ji, took a very, very prudent stand and said that if the provisions of 33.5 or 33.7 MADA, where they say this EWS is not applicable to MIG of MADA, then it should not be applicable to all the flats which are falling under MIG. So we took the definition of MIG, which is the definition of MADA, as 80 square meter, and we all were falling below 80 square meter existing plots, and we were relieved from that law. So और के और कम से कम 15 या 20 डिफिकल्टी आने के बाद ये 21वीं डिफिकल्टी गॉड क्रिएटेड आ गई. बट वी ओवरकम दैट ऑल्सो, एंड इन ऑल दो थिक्स एंड थिन्स there were two people all the times with us. One is our developer Disha Constructions, and second our lawyer Prasanna ji Sarpudar. सर एक तो बताओ फाइनली आपने उतने रिकवर क्या किया? सर कुलाबावाला साहब के पास जो केस हो गया वो ऐसा था कि नहीं, खाली अमाउंट बताओ ना हमको. रिकवर कितना? 1.5 करोड़ रुपया. क्लैप फॉर दीज गाइज. सर वी मेंट, लोग घुटने टिकते हैं और इन्होंने 1.5 करोड़ रिकवर किया उनसे. we said resolution by the general body that we created a liability on these members by saying that this is the additional burden we had to face because of them. We passed it in the general body and we put it in our balance sheet that this is the outstanding amount, and unless that outstanding amount is paid, the society will not give possession. Kolabawala Sahab upheld the judgment and said their resolution is right in law. Super. You want to challenge the resolution, go to the cooperative court. Whenever the cooperative court decision comes, you take the money back. But we recovered the money, 1.25 crores from all these non-consenting members for the delay Fantastic. they had Created. caused to this project, the mental agony that they have caused this project, and then only gave them possession. ग्रेट ग्रेट. मुकुंद भाई, थैंक यू सो मच. यू गिवन अ गुड आइडिया, क्योंकि मैं इनके बहुत सारे लोगों के ऐसे नोट्स देख रहा हूँ, लोग वीडियो ले रहे हैं, तो ये आपकी जो पेन है वो बहुत सारे लोगों की पेन है. फ्रेंड्स, वी रिसीव्ड. Sir, at one point of time, सर वील हैव टू गो टू द नहीं, नेक्स्ट एक थिंग. ही छोटा चीज बताता हूँ. At one point of time, our secretary who spearheaded the thing and myself, we thought that a group of 3 or 4 people, we should form a free consulting group. Please do that. Please do that. You will do a big favor. To advise all the managing committees and all. And I mentioned, I want to mention one of the person, the deputy registrar concerned. When we started our fight with the non-consenting members at that time, he said, keep your paperwork 100% correct. So if you want to have a AGM or a EGM, have the agenda, have the attendance sheet, who attended, who did not attend,
have it proper in place, how many people voted in favor, how many people opposite, who are opposite write their names, बराबर. and that helped through the whole law process in the court of Kathawala Sahab as well as Chandrachud Sahab. So it is So the best extremely important. documentation done by the whole managing committee led by has done a commendable job. And just to end the thing, the all 120 members after the completion of the project felicitated all the managing committee, the developers and the development committee. They all felicitated us in a specific function Wow. organized only to felicitate the people. This is rare. Completed Absolute this rare. successfully. Fantastic. Thank you, Mukund bhai. Friends, we've received too many questions here, and time already सवा बज चुके हैं. 15 minute we will keep for question answer. जितना हो सकता है उतना लेंगे हम, और जो questions हम नहीं ले पा रहे हैं तो एक गुजारिश है आप सबसे, हमारा BDA का जो ईमेल आईडी है, यू प्लीज पोस्ट. सपोज हम आपके क्वेश्चन नहीं ले पा रहे हैं, contact@bdamumbai.com. We will you can at the end there are these volunteers, they'll give you the email ID. You please mail your queries. We will consult these experts and we will get back on your specific query. आपकी specific query को हम जवाब देंगे. Quickly दो चार questions मैं लेता हूँ. Majority of the members, I think this Shiralkar साहब, और yeah, this is for you. Majority members इनकी society के they want to go for self redevelopment. लेकिन 20% लोग ऐसे हैं जिसको self redevelopment पे they are not comfortable, और उनको चाहिए कि कोई अच्छा डेवलपर ही डेवलप करे. तो इनका क्वेश्चन ये है कि जो जैसा प्रभु साहब ने बोला कि माइनॉरिटी मेंबर्स हैव नो से, बट ये केस में इट्स अ डिफरेंट सिस्टम बिकॉज ये सेल्फ रीडेवलपमेंट में जाना चाहते हैं. तो इन सच केस माइनॉरिटी मेंबर्स को ओवर रूल किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता? ऑफ कोर्स. The question Very quickly, we'll have the answer to this question is very simple, that the law is laid down that minority cannot prevail over majority. So whether the developer goes to the court against them or the society goes into the court against them, the rule of majority will always prevail, and the judgments which have been given for in cases of development agreements will also apply to the self development schemes by the societies. I think that's the answer. Yes, sir. The next question is, I am not taking names of any society or anybody consciously. So in our society there are 5 members out of 48 who are not ready for redevelopment at any cost. ये वही 5 है जिसकी हम आगे बात कर चुके हैं. तो उनका कहना है कि वो विकेट नहीं करेंगे एंड आपको जो करना आप कर लीजिए. प्रॉब्लम इज PMC is insisting that the developer, योमेश भाई, you are also PMC in many societies, so ये issue आता है. PMC is insisting कि developer should load full TDR and pay all the premiums before. हमें वेकेट करने से पहले उसको पूरा TDR लेना चाहिए, सब प्रीमियम्स भरने चाहिए और बाद में हमें वेकेट करे. लेकिन डेवलपर कहता है कि क्योंकि ही नोज के लिटिगेशन होने वाली है तो ही इज़ नॉट रेडी टू पंप इन, बिकॉज इसमें एनीबडी वुड नो कि TDR लेने में और प्रीमियम भरने में, डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द प्रोजेक्ट, 20 करोड़ से लेके 100 करोड़ तक इट कुड बी द कॉस्ट. तो डेवलपर का पॉइंट है कि इतने डालने के बाद ही बिकम्स ओपन फॉर ब्लैकमेल, तो ही इज़ नॉट रेडी टू डू दैट. तो इसमें वाया मीडिया क्या निकल सकती है? आई कैन टेक द लिबर्टी ऑफ आंसरिंग दिस बिकॉज ये हमारे भी केस में ऐसा एक हुआ है, एंड हमने सोसाइटी को इस तरह से कन्विंस किया है कि ये समस्या डेफिनेट है, दैट सोसाइटी की भी फियर होती है कि अगर डेवलपर समझो हमको खाली करा दे इस वक्त और एक भी रुपया नहीं डालता प्रीमियम में, TDR में, और कल उठ के किसी भी कारण सर इन द इंटरिम जो 2-3 महीना लगता है वो कोर्ट केस हो, वो 2 महीने में 3 महीने में जब खाली होता है, उसके बाद हम प्रीमियम पूरा भरेंगे. पूरा भरने के बाद ही
जब पीएमसी को हम सब कुछ दिखाएंगे, ही इज सेटिस्फाइड ओनली आफ्टर दैट वी डिमोलिश दैट बिल्डिंग. सो दिस इज अ वाया मीडिया. ऐसा हो सकता है, हर एक सोसाइटी को अपने अपने कॉल लेने पड़ेंगे, इसका कोई गोल्डन रूल नहीं है. There is one more addition to this. In fact, now if you see the new circular, which is of 2019 under 79A, which provides that you have to obtain consent from, आपको consent लेनी है, consent letters लेने हैं members से. तो आप you can ask for these consent letters, and if you do not receive these consent letters from these 5 or 6 members, whoever are not consenting, then that can be your cause of action. और उसके बेसिस पे आप कोर्ट में जाके ऑर्डर्स मांग सकते हैं कि ये लोग डेफिनेटली दे आर नॉट कंसेंटिंग, दे आर अपोजिंग, सो देयरफॉर द ऑर्डर शुड बी पास्ड अगेंस्ट देम. दैट्स अ मच बेटर सिचुएशन, मच बेटर, सो दैट उनको वेकेट भी ना करना पड़े और डेवलपर का भी कोई नुकसान नहीं होता है. ये प्रोसेस में भले 4 महीना लगे, 5 महीना लगे, डजंट मैटर. एक्सीलेंट. ये जो कोर्ट में जाने का आप बोल रहे हैं, विच कोर्ट पीपल शुड गो? He Because is can very the clear, High society Court. go in High Court? Eviction Because always if they go fastest in is High Court. Cooperative court. Yeah. Then again go to high court. Yeah. So he Absolutely. is very clear on that point. Sir, all eviction cases better to go to High Court. It is the fastest way of getting justice and His eviction. point was whether the society has a choice. It has a He does. because of virtue of the jurisdiction of valuation of the. फॉर योर इंफॉर्मेशन, हमारे जो इंजीनियर साहब हैं, जो आर्किटेक्चरल प्रैक्टिस भी करते हैं, एंड बाय क्वालिफिकेशन इज ऑल्सो LLB. LLM. Okay, this is again a very common issue. In our society, there are 8 covered garages. Redevelopment is stuck because garage owner बोलते हैं कि उनको गैरेज का 100 स्क्वायर फुट हर फ्लैट में मिलना चाहिए. तो इसका कोई कानून है क्या? दैट इज गैरेज 200 फुट का है, 50% एरिया दे वांट. योमेश भाई प्लीज योर्स. शुरू में जब बॉम्बे में जब ब्रिटिश काल था तो वी वर अंडर द ब्रिटिश टाउन प्लानिंग एक्ट ऑफ मुंबई. बॉम्बे टाउन प्लानिंग एक्ट पे रूल था, तभी कोई FSI नहीं था. 1967 में पहली बार बॉम्बे में DC रूल आया, जिसमें FSI सिर्फ सबर्ब्स का एक किया. सिटी में तो अलग अलग था, बाद में उसको कम करके 1.33 किया गया. तभी एक रूल था कि गराजेस जो है 200 फुट तक आपको ऑफिशियली मिलता था गाड़ी पार्क करने के लिए. अब ये सारे गराजेस में आदमी ने गाड़ी पार्क नहीं किया, शायद उसके पास गाड़ी के लिए पैसा नहीं था, उसने दुकान खोल दिया वहाँ पे. अब वो 50 साल बाद जब रीडेवलपमेंट को आता है तो वो बोलता है कि ये मेरा गराज है, लेकिन मैंने तो इसको दुकान के लिए यूज किया, अभी मेरे को इसके बदले फ्लैट दो. ऑलरेडी तुमने 1 FSI यूज कर लिया है, उसके ऊपर आपने 8 गराजेस है, उसका FSI देंगे तो बिल्डर रीडेवलप करेगा कैसा? When there has to be an understanding. But क्या होता है कि again that eviction thing comes into play कि what was free of FSI for parking has to remain free of FSI for parking. वो गलत तो था ही fundamentally. There is no law which makes a garage into a flat or a shop. बट क्या होता है कि बिल्डर को जब उत्सुकता रहती है कि भाई जल्दी प्रोजेक्ट करे, तो वो कहीं ना कहीं वो मांडोली कर लेता है कि भाई ठीक है तेरे को दे देता हूँ, तेरा 200 फुट का है, मैं तेरे को 50 फुट का घर में ऐड करके देता हूँ, लेकिन प्रोजेक्ट को चलने दो. दैट इज इन द इंटरेस्ट. सो बेसिकली एवरीथिंग गोज अंडर सेटलमेंट. आइडियली बाय लॉ इफ यू गो they don't have any locus standing. Correct. But क्या time will delay the process. That's why it's better to settle. Yeah, I think generally हर जगह फिर I have I have done some cases. Hello. yeah we can hear. Can in respect of these matters where there are garages, जरा इनका what, वॉल्यूम प्लीज देखो. in such cases what the builders have offered is इस केस में builders ने offer किया है stilt parking instead of garage, and we have gone to court and have informed the court that the society has decided not to have garages and instead there will be stilt parking. So they will be provided with a stilt or open parking, whatever is available, and that new plans do not allow construction of garages. So on that basis orders have been passed for eviction against such members. दूसरा सवाल ये है whether TDR whether TDR should be loaded in the name of the society or the developer. Yomesh bhai, this is your jurisdiction. I think एक चीज समझ लीजिएगा. इनफैक्ट प्रभु साहब rightly mentioned कि कॉर्पोरेशन we are working under the MMC Act of 1888 and MRTP Act of 1966. एप्लीकेशन केवल ओनर कर सकता है. एप्लीकेशन कोई भी BMC में बिल्डिंग बनाने का एप्लीकेशन केवल ओनर कर सकता है. इसीलिए सोसाइटी के लिए डीम कन्वीनियंस जरूरी है. जब तक वो ओनर नहीं बनता है तब तक वो एप्लीकेशन कर ही नहीं सकता है. सो इफ योर सोसाइटी हैज नॉट गॉट कन्वीनियंस,
बिफोर एनी रीडेवलपमेंट द फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू इज गेट योर डीम कन्वेंस. पहला डीम कन्वेंस कराओ, फिर आप डेवलपमेंट के मोड में आते हो. तो पहले आपने डीम कन्वेंस करना है. दैट इज द फर्स्ट पार्ट. पीआर कार्ड नेम इज नॉट नेसेसरी, बट आपके पास डेवोल्यूशन ऑफ टाइटल होगा तो भी इनफ है. नाउ कमिंग टू द एस्पेक्ट ऑफ टीडीआर, अगर आपने डीए दिया है, पावर ऑफ अटर्नी डेवलपर को दे दिया है, तो development right is not ownership. Development right is just a development right to develop the area. You also give him a power of attorney along with that. So he is not actually a owner by, अगर developer के नाम पे IOD भी होता है तो वो owner करके नहीं होता है. He is a developer. He just remains a developer. He is just a power of attorney holder of the society. Society owner रहती है और हमेशा owner रहती है. DA के हिसाब से builder अपने नाम पे IOD लेता है तो उसको TDR डेवलपर के नाम पे लेना पड़ेगा, because there will be a conflict in the name, application name. अगर सोसाइटी के नाम पे दिया है कि सोसाइटी के नेम पे एप्लीकेशन करके गया है तो सोसाइटी के नाम पे. हैविंग सेड दैट, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि डेवलपर के नाम पे हो या सोसाइटी के नाम पे हो. टीडीआर उस बिल्डिंग फाइल पे चढ़ती है जो आपके प्लॉट में बन रही है. सो दैट इज द फंडामेंटल ट्रूथ कि बिल्डिंग के ऊपर लोड होती है तो आपको कोई चिंता की जरूरत नहीं है. सो देयर इज नथिंग टू वरी ऑन दिस एस्पेक्ट. सेम थिंग फॉर ऑल प्रीमियम्स. सेम थिंग फॉर ऑल बीएमसी प्रीमियम्स, ऑल चार्जेस जो भरता है सब कुछ यही है. एक चीज खाली बताना चाहूंगा कि महारेरा में 70% लोड होता है. पहले सोसाइटी लोग बैंक गारंटी ये ले लेते थे. बैंक गारंटी बहुत इजी चीज थी. पहले हम बैंक को बोलते थे कि मेरे पास ये बंगला है लोनावला में, आप मेरे को 50 करोड़, बैंक दे देती थी. आजकल नहीं देती है. बैंक बोलती है 50 करोड़ बैंक में डालो तो ही बैंक गारंटी देगी. प्लस डेवलपर जब डेवलप करता है तो उसका जो पैसा बेचने से पैसा आता है वो वैसे भी महारेरा के डेजिग्नेटेड अकाउंट में पड़ा है. सो यू कैनॉट डू अ डबल किल टू द डेवलपर, नहीं तो डेवलपर कहीं और ही जाना पड़ेगा उसको चांद पे. सो अंडरस्टैंड, सोसाइटी शुड सेफगार्ड ऑन द महारेरा एस्पेक्ट. बैंक गारंटी एंड दैट थिंग इज गॉन. कॉर्पस और रेंट इज फाइन. ये जनरली अभी हर केस में ये हो चुका है. बैंक गारंटी का रेरा आने के बाद वर्चुअली वो स्टेज चला ही गया, क्योंकि कोई भी डेवलपर अभी अग्री नहीं करता. There are still some societies who think, but it should not be. हाँ, पर वो सोसाइटी डेवलप नहीं होती है आज की तारीख में, मोस्टली नहीं होती है. Jayesh bhai, this is for you because it is taxation related. So question is, I think this is related to a new purchase. If the development takes more than 3 years, does it attract capital gains tax? कैपिटल गेन टैक्स में सेक्शन 54 है कि भाई आप री इन्वेस्टमेंट करते हैं हाउस में तो देन यू आर एंटाइटल्ड फॉर एग्जेम्पशन. और एक सरप्राइजिंग जजमेंट ये भी है, मतलब थोड़ा सा एक अलग लाइन पे है कि विच इज बाय वे ऑफ एफ्लेक्स ऑफ टाइम या मे बी लाइक इवॉल्वमेंट ऑफ लॉ. इफ समथिंग अराइजेज देर इज नो कॉस्ट अटैच टू दैट एंड देयरफॉर द मैकेनिज्म फेल्स एंड देयरफॉर देयर इज नो कैपिटल गेन. सो देयर आर लाइक जजमेंट्स ऑफ बॉम्बे हाई, दे आर वेरी इंटरेस्टिंग. तो उसमें मतलब कैपिटल गेन टैक्स का एटलीस्ट इंडिविजुअल मेंबर के लेवल पे तो लेस चांसेस. Again, GST related question. Is GST payable on rehab? We have already answered. At what time and what valuation? Jayesh bhai. टाइम इज एक्चुअली आपका जब फाइनल PA बनता है, यहाँ लाइक यू आर एंटाइटल्ड टू अ पर्टिकुलर रूम. There is some number which is attached. If it is mentioned in the development agreement, जहाँ पर कभी कभी पीछे लिखते हैं, या फिर normally it happens much after the development agreement, जब plans approve हो जाते हैं और finally आपको PA या आपको allotment letter मिलता है, तो उस स्टेज पे it is applicable. अभी 2019 के बाद का जो सिनारियो है उसमें उन्होंने ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट के डेट पे ही सारा कुछ पोस्टपोन कर दिया है. तो इधर ऑन ऑक्यूपेशन डेट या फिर उसके पहले कभी भी वन कैन पे. सर किसी को खुजली नहीं है भरने का, सो आप सीधा सीधा बोल दो ऑक्यूपेशन के डे पे, हमको क्यों कंफ्यूज कर रहे हो? उसमें कुछ कभी क्रेडिट मिलता है उसके लिए. हाँ ओके. हाँ, एट व्हाट वैल्यू? Value I think we answered that. At 5% of the market value of the first sale, right? First sale. Yeah. And 1%, Jayesh bhai, in this crowd it does not apply because low cost housing Bombay में तो virtually होता नहीं है. I think there are still many questions. You can see the contact email ID. तो सभी से दरख्वास्त है कि अगर आपके सवाल इसमें है तो आप प्लीज इस ईमेल आईडी पे हमें कांटेक्ट करें and we will get back to you. We will consult them and we'll give you the answers. I really appreciate आप सब ने अपना टाइम निकाल के आज इधर सबको इतना गाइडेंस दिया और ये हॉल पूरा भर चुका है, लोग पीपल आर स्टैंडिंग आउट देयर.
But even more interesting feature now people are waiting for is the lunch. So before we proceed for that, let us have a big round of applause Thank you very for much. all of them, Honor. because I think they have gone out of the way and tried to answer as much as they could. Shishir, can you take over, please?